कोर्ट ने नसीहत दी है। दरअसल जो कोरोना की दूसरी लहर से विस्फोट हुआ है उसे काबू में करने के लिए उपाय सोचे जाए, ये कोर्ट ने कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों से ये भी कहा कि हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनेद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनेद इमाम। दोस्तों, आज जिस तरह से कोरोना का माहौल पूरे देश में हम देख सकते हैं, कई लोगों की मौतें हो रही है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है और इसमें भी हम जब ये सुनते हैं कि लोगों की डेथ हार्ट अटैक की वजह से भी हो रही है या हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो बड़ी तशवीश होती है, अफसोस भी होता है कि ये चीज़ भी बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है। तो आज का एपिसोड हमने इसी पे ही बेस रखा है और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, काफ़ी साल का इन्हें तजुर्बा है और एमडी इन मेडिसिन है और कार्डियोलॉजिस्ट है। इनके कई सारे जो आर्टिकल्स है वो कार्डियोलॉजी में पब्लिश हो चुके हैं और बहुत सारा इनका काम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें अपने शो में स्वागत करूँ और उनके काम के बारे में थोड़ा हम जानें। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, डॉक्टर जावेद अली खान साहब। शुक्रिया बहुत बहुत जुनैद, आपका बहुत अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा मेरे लिए, शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि मैं, जैसे जुनैद ने बताया, कि कार्डियोलॉजिस्ट हूं और एट प्रेजेंट इस वक्त मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में काम करता हूं। मेरी पूरी तालीम दिल्ली से हुई है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल से। और मुझे करीब करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है कार्डियोलॉजी के फील्ड में। और इस वक्त जो पैंडेमिक चल रही है उसमें जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके बारे में जुनैद ने कहा कि मुझे इसके बारे में तफसील से कुछ बताया जाए, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुनैद, आप पूछिए, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं? जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सर, पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने सर्च करके निकाला, जिसमें ज़्यादातर मुझे यही एक चीज़ पढ़ने मिली है कि जैसे कोरोना का हम नाम सुनते हैं तो अब ये हुआ है कि कोरोना मतलब वो लंग्स पे असर हो रहा है उसका या लंग्स पे असर होता है। लेकिन जो लास्ट ईयर से हमने जो मौत का जो रेशियो देखा है, डेथ का रेशियो देखा है, तो उसमें ज़्यादातर मतलब एक तादाद ऐसी भी है जो हार्ट अटैक से हुई है। जी तो जी क्या रीज़न है कि ये सब हो रहा है या ऐसे डेथ के रेशियोज़ क्यों बढ़े हार्ट अटैक के? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि लोग तो समझते हैं कि कोरोना में लोग जो है लंग की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, लंग फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि अल्टीमेटली जो बॉडी का आर्गन हमारे साथ लास्ट तक रहता है वो होता है हार्ट। और जब हार्ट रुक जाता है या काम करना बंद कर देता है, उस वक्त हम कहते हैं कि मरीज की मौत हो गई, ये रहता है। तो जैसे कि ये बीमारी है, कोरोना वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज जो है पूरे बॉडी के अंदर में अफेक्ट करती है, जिसमें सबसे ज्यादा लंग पे अफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री जो रहती है नाक से या मुंह से होती है और सीधा लंग्स में चला जाता है। तो वहां पे वो रेप्लिकेट करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इसका जो असर है बॉडी के हर हिस्से में होता है और हार्ट उससे अलग नहीं है। और फाइनली जो मरीज की डेथ होगी वो हार्ट के बंद हो जाने से ही होगी। अमूमन तौर पे देखा गया है कि लंग में रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका और डिटेरियोरेशन होता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग इसमें ये आई है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनमें ये देखा गया कि जैसे किसी को कोरोना हुआ, उसका क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होने लगा या कभी-कभी ड्रॉप नहीं भी होता, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है, ऑक्सीजन मेंटेन्ड है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले काफ़ी तादाद में पाए गए। मैं तो खुद यहाँ पे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने देखा है कि इतने सारे मरीज मेरे पास आए जिनको कि कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन वो पॉजिटिव होने के साथ-साथ घर के होम आइसोलेशन में थे और होम आइसोलेशन के बाद उनको चेस्ट में पेन हुआ, सीवियर स्वेटिंग हुई। अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि भाई आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। हमने ईसीजी लिया, पता चला कि उसको हार्ट अटैक है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि कोरोना पहले हुआ और कोरोना होने के बाद उसको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम हुए। कुछ लोग उनमें से फॉर्च्यूनेट रहे जो उनको हमने बचा लिया, लेकिन
काफी सारे लोग जो थे वो ऐसा अनफॉर्चुनेट निकले कि जिनको टाइमली ये इंटरवेंशन नहीं हो पाया या और कोई वजह थी एंड वी लॉस्ट देम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब रह गई बात कि ये होता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये बीमारी बेसिकली तो लंग में अफेक्ट करती है, लेकिन ये हार्ट इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो वायरस होता है लंग में सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ता ये। और हार्ट से रिलेटेड जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, दिल को खून सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं जिनको हम आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है या उनमें सूजन आ जाती है या उनके अंदर खून का थक्का जमने के जो एक टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। ऐसी किसी भी चीज होने से जब अगर खून का बहाव, खून का दौरान अगर हार्ट में रुक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो जो इन्फ्लेमेशन या सूजन हार्ट की नसों में आती है वो एक बहुत बड़ा कारण है इसका होने का। ये किसी भी फेज में आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव फेज में आए। कई बार देखा गया है कि कोरोना ठीक हो गया, ठीक होने के बाद मरीज घर चला गया, घर जाने के बाद उसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी जो होती है, खून जम जाने की जो टेंडेंसी होती है वो थी, और वो जो है उसकी वजह से या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, खून का थक्का लंग्स में चला गया, या अगर खून जो है कोरोनरी आर्टरी में जम जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जो खून का जम जाने की टेंडेंसी या सूजन आ जाने की जो टेंडेंसी होती है वायरल इन्फेक्शन में, स्पेशली कोरोना में जो देखा गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। जी। सर एक चीज़ और है कि मैंने खुद अपने करीब के लोगों को देखा है कि नॉर्मल था, कोरोना भी एक नॉर्मल यानी ऐसे एक माहौल है, लॉकडाउन लगा है, घर पे रह रहे और अचानक अटैक आकर खत्म हो गए। तो जी। ये तो हार्ट पेशेंट था भी नहीं, लेकिन ऐसा उसकी डेथ क्यों हुई है फिर अचानक हार्ट अटैक से? कोरोना वाले मरीज का? हाँ, मतलब जिस तरह का आज टेंस माहौल है सब जगह पे कि वो कोविड जी पेशेंट जी नहीं जी। भी था, लेकिन सिर्फ माहौल की वजह से ही उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा है कि इतनी ज्यादा दहशत हो गई है कोरोना से, इस पैंडेमिक की वजह से इसमें बहुत सारे फर्क हुए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। देखिए, एक तो हम लोग घर के अंदर में बंद हैं और काफी लंबे पीरियड से हमारा जो है आइसोलेशन, या समझ लीजिए कि हम सब घर के अंदर ही हैं, किसी रिश्तेदारों से नहीं मुलाकात होती, किसी दोस्तों से नहीं मुलाकात होती, कोई रिक्रिएशन का साधन नहीं। तो ये भी जो है साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत लंबा पीरियड हो गया। अगर शुरू में जब हमारा लॉकडाउन लगा था, जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था शुरू में 20-21 दिन का, तो लोगों ने उसको एंजॉय किया था अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन अब इसको, इस लॉकडाउन से गुजरते हुए और मेंटल टेंशन से गुजरते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस इंसानों के बॉडी में आए हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल चेंज भी एक है। एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ गया। अब आप सोचिए कि किसी इंसान को जो कमाने जाता है और उसकी रोजी रोटी कम हो जाए या बंद हो जाए, या तो उसको कितना स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो गया। एक तो स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो गया। स्ट्रेस लेवल हाई हो जाने से लोग जो है उसमें कभी कभी कुछ नशे का प्रयोग ज्यादा शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ज्यादा हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो लोग दवाइयां खा रहे थे अपने हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, ये सब दवाइयां जो है इनके या तो वो खा नहीं पा रहे हैं, या वो खरीद नहीं पा रहे हैं, या उनको मिल नहीं रही। इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि दवाइयों को अगर प्रॉपरली नहीं ले रहे तो उससे भी इसके चांसेस बढ़ गए। रह गई बात, आपने पूछा कि किसी को जिसको कोरोना नहीं था उसको सडन डेथ हो गई और पता चला हार्ट अटैक आया था, ये पॉसिबल है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर है, उसको इतना स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है किसी भी वजह से, पहले देखिए वो वॉक पे जाता था, आजकल वो वॉक बंद है। हर एक के पास घर में जो है वो एक्टिविटी का या एक्सरसाइज करने का साधन उपलब्ध नहीं। लोग जिम जाते थे, आजकल जिम बंद है।
तो ये एक्टिविटी कम हो गई, घर पे रहना बढ़ गया, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने लगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होने लगा, शुगर अनकंट्रोल्ड होने लगी। इन सब चीजों को मिला के ये जो हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ा, उससे भी जो है हार्ट के से मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा हो गई। जी। सर अभी जिस तरह अभी आप तो डेली पेशेंट्स को डील करते हैं और कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। तो जो भी आते जी। हैं पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, तो उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती है? क्या वो डरे हुए, सहमे हुए होते हैं या किस तरह बहुत की उनकी बहुत साइकोलॉजी? बहुत ज्यादा सहमे हुए से हैं लोग। मतलब जैसे पहली वेव आई थी हमारे इसकी कोविड की या कोरोना की, जो शुरू में, उस वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रांग या इतनी ज्यादा विरुलेंट या इतनी ज्यादा फेटल नहीं थी, इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई थी। आप देखिए कि जो फर्स्ट वेव जो खत्म हुई थी, हमारी पीक पहुंचा था, उसमें कोविड के जो मरीज थे एक दिन में 97,000 पे आके रुक गए थे। मैक्सिमम जो नंबर हमने देखा था वो 97,000 था, इवन इट कुड नॉट रीच टू 1 लाख पर डे। लेकिन आज की डेट पे अगर आप देखें तो कल का फिगर जो है वो 4,10,000 समथिंग कुछ केसेस इसमें अफेक्ट हुए हैं, और 4 लाख एक दिन में 24 घंटे में अगर कोविड की वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं और 4,000 के आसपास डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में, तो आप देखेंगे, और मैंने तो बहुत क्लियरली मॉनिटर किया है कि मेरे बहुत से जान पहचान के लोग, मेरे बहुत सारे मरीज, बहुत सारे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग इससे अफेक्ट हुए, और उनमें से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। ये सब जो डेथ है बहुत अनटाइमली डेथ हुई हैं, और इसकी वजह से लोगों में बहुत खौफ हो गया। तो साइकोलॉजिकली तो बहुत अफेक्टेड हैं। हर इंसान ये सोचता है कि उसके पड़ोस में एक आदमी था, आपका दोस्त था, आपका भाई था, मिलने वाला था, रिश्तेदार था। उनमें से काफ़ी सारे लोग अनटाइमली कोविड की वजह से चले गए। ज़रूरी नहीं कि वो उनकी काफ़ी एज रिलेटेड प्रॉब्लम रहे हों, 60 साल, 65, 70, 80, ऐसा ज़रूरी नहीं था। इस बार देखा गया कि इवन 35 साल, 34 साल, 38 साल, 45 साल, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी पैंडेमिक का शिकार हो गए। तो इस वजह से आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा खौफ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बहुत से लोग इसमें डिप्रेशन में हैं और फोबिया है। तो जी। इन सब चीज़ों को भी हमको बाद में देखिएगा, पैंडेमिक खत्म होने के बाद इन सब चीज़ों से भी हमको लड़ना पड़ेगा। जी। सर जो हमारी यूथ है और जो अभी नेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी है और हर चीज़ है वो सर्च करते रहती है कुछ ना कुछ, हर चीज़ के ताल्लुक से। जी। तो उनका भी जो एक माइंडसेट है जो समझते हैं कि नहीं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उनका भी एक बेसिक कहीं न कहीं क्वेश्चन यही है कि हार्ट और साइकोलॉजी को कैसा बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो तो मॉरल बूस्टिंग होती है। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। हर समय ये सोचिए कि इस अंधेरे के बाद उजाला आने ही वाला है। तो ये जो मॉरल बूस्टिंग है, ये जो पॉजिटिव सोच है, जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं, ये हमको हर लिहाज से रखनी पड़ेगी। आप अगर घर में हैं और घर में बड़े हैं अपने, तो बच्चों को ये समझाइए कि बेटा ये जो है टफ टाइम है, लेकिन इस टफ टाइम में भी हम लोगों ने इससे पहले बहुत टफ टाइम देख के इस टफ टाइम से निकले। तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर घर में किसी को कोविड हो भी गया, तो भी लोगों को यही समझाना है कि इससे जो मॉर्टेलिटी है या मरने की जो मृत्यु दर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें 1 से 2% लोग ही मरते हैं। 98 टू 99% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। लेकिन ओवरऑल मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ का अभी भी 1.5% के आसपास ही है। 1 से 1.5% लोगों की डेथ हुई है। तो लोगों को ये बताना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ तो ये कि इससे प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो पहली चीज़ तो ये कि इनसे बच के रहें। अगर बच के जी। रहने के बावजूद भी अगर आपको किसी वजह से कोविड हो गया या कोरोना हो गया, तो घबराइए मत। ये जी। पॉजिटिव सोच रखना है। और
उनको ये समझाइए कि देखिए 98 टू 99% लोग बाकायदा ठीक होके फुल्ली फंक्शनल होके अपने काम पे वापस चले जाते हैं। इसमें 2 हफ्ते का वक़्त लगता है, तो 2 हफ्ते इंतज़ार करें, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। ये लोगों को बताना है और यही मैसेज सब तक पहुँचाना है। पहली चीज़ तो ये कि प्रिवेंट करके रखें, बच के रहें, उसके लिए सरकार की, आईसीएमआर की, लोकल बॉडीज़ की, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस आती रहती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बचने के लिए कि आप मास्क पहनें, लोगों से थोड़ा 2 गज की दूरी बना के रखें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हैंड सैनिटाइज़ करते रहें। इन सब जी, चीज़ों से प्रिवेंशन हो सकता है और ज़रूर प्रिवेंशन हो सकता है। तो प्रिवेंट करके रखें, पॉजिटिव जी। एटीट्यूड रखें अपना और अगर हो जाता है तो उसका इलाज करवाएँ। बिल्कुल 99% चांस है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होके घर वापस आएँगे या अपने घर में ही रह के पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे। जी। सर एक बहुत बड़ा मसला है अभी कि जैसा कि अब जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, तो 5 दिन खुले रहते हैं या 2 दिन बंद होते हैं या 3 दिन कंप्लीटली बंद होते हैं या कुछ ही नहीं हो सकता है। और जी, ऐसे जी। सिचुएशन में एक आम आदमी को ये फ़िक्र होती है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरे पास ना डॉक्टर है, ना कुछ रिसोर्स है, मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसे में अगर किसी जी, को कुछ लगता है, उसके हार्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ उसको लगती है या कुछ हो रही जी, है, उसको फ़ील हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसी जी। सिचुएशन में सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो मरीज़ जिनकी बात कर रहे हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम पुराना है या नहीं है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम पुराना है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो गोलियाँ जो भी आपने खाते हैं, उनको इतनी तादाद में रखें कि लॉकडाउन के टाइम पे वो आपको ईज़िली अवेलेबल रहें। तो एक तो नंबर आप अपनी गोलियों को स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे हार्ट की। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो भी ट्रीटिंग फिज़िशियन है, उससे हमेशा कंसल्ट या करके रखें या कॉन्टैक्ट में रहें। कि डॉक्टर साहब मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, खुदा ना ख़ास्ता मुझे अगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा, तो मुझे क्या करना है या मुझे कोविड हो गया या मेरे को छाती में दर्द हुआ इस कोविड के पीरियड में, तो मैं क्या करूँगा? तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके रखिए, वो आपको पूरी तरीके से जानकारी देगा कि उसको क्या करना है। हुँ, हो सकता है वो हुँ, आपको बोले कि पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के रखिए, घर में एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन खरीद के रखिए। हो सकता है वो आपको सलाह दें कि भई आप जो है घर में एक थर्मामीटर रखिए। हो सकता है वो आपको सलाह दें कि और इस तरीके की कुछ फर्स्ट एड की चीज़ें जैसे एस्पिरिन है और कुछ और दवाइयाँ हैं वो घर में साथ रखें, सॉर्बिट्रेट साथ में। तो अपने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके रखना ज़रूरी है। फिर जैसा आपके डॉक्टर ट्रीटिंग फिजिशियन है, वक़्त ज़रूरत हुँ, पे खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई बात होती है, तो आप उनसे इमीडिएट कंसल्ट करें, उनका कोई इमरजेंसी टेलीफ़ोन नंबर लेके रखें कि डॉक्टर साहब सपोज़ रात बेरात 2 बजे रात को मुझे खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ आपको? या आप किसी हॉस्पिटल में हैं, तो मैं उस हॉस्पिटल का नंबर लेके रखिए कि मैं रात को अगर खुदा ना ख़ास्ता ज़रूरत हो तो ये होमवर्क है, जिसे आपको तैयार करके रखना है। अपने फैमिली फिजिशियन से बात करके रखनी है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करके रखनी है और उससे पूछ के रखना है कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में मुझे कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, मेरे को ईसीजी लेना है तो मैं कैसे ईसीजी लूँगा या मेरे को ब्लड हुँ, प्रेशर चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो वो आपको पूरा तरीके से बताएँगे जिस भी हॉस्पिटल में जो आपके घर के करीब होगा, उस हॉस्पिटल में वो आपको डायरेक्ट करेंगे। जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस के लिए है कि ऐसे सिचुएशन में जब जिस तरह का माहौल बना है, हर लिहाज से बना है, जी, तो डेफ़िनेटली आज ऑडियंस जो है जो या पब्लिक है, सब डॉक्टर की तरफ ही देख रही है और उनकी राय को ही अ, मानती है, बिलीव करती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए जुनैद भाई बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, जो मैसेज मैं देने जा रहा हूँ, बड़े मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी इसको देखने वाले व्यूअर हैं, उसको सुनें और उसको फ़ॉलो करें। सबसे पहली चीज़ को हमको ये जो कोरोना की ये पैंडेमिक के से हमारी जो जंग है, उसको हम कैसे जीत सकते हैं? उसको जीतने का आज की डेट पे सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन के अलावा कोई चारा नहीं है। हम कब तक घर के अंदर में लॉकडाउन के पीरियड में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकते।
एक दिन ऐसा आएगा लोग परेशान होकर घर से निकलने लगेंगे और ये पैंडेमिक फिर से फैलेगा। तो उसको रोकने का या उससे जंग जीतने का पहला जो हथियार हमारे पास है और जो फुल प्रूफ और एक्सेप्टेड हथियार है वो है वैक्सीन। तो जो भी किसी तरीके का शक, शुबा या किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना पालें। कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जाके उसके बारे में मत ना पढ़ें और उनसे सलाह ना लें। बेहतर है आप अपने डॉक्टर से पूछें, वो आपको सही सलाह देंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वैक्सीन ही इस जंग को जीतने का सबसे धारदार हथियार है हमारे पास। जितने ज़्यादा लोग हम वैक्सीन लगा पाएंगे, उतनी जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आ जाएंगे। एक अनुमान के हिसाब से ऐसा है कि अगर 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाती है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और एक इम्यूनिटी सब लोगों में डेवलप हो जाती है, तो ये पैंडेमिक ऑटोमेटिकली अपनी मौत मर जाएगा। तो पहली चीज तो जो है आज की डेट पे वो ये है कि वैक्सीनेशन, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि और भी डॉक्टरों ने बताया होगा कि भाई आप मास्क पहनना है और 1 मास्क से नहीं चल रहा है काम, 2 मास्क पहनिए, ये अच्छे मास्क पहनिए। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि कोरोना से मरीज हैं, तो आप N95 एक मास्क होता है, उसे पहनिए। मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है अच्छी कंपनी के N95 मास्क पहनिए। भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, किसी घर के कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो मास्क पहनिए। अगर 1 मास्क से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो 2 मास्क पहनिए, कोई हर्जा नहीं है। तो पहला वैक्सीनेशन। दूसरा जो मास्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जानते हैं, जैसे आपको पता है कि ये वायरस जो है सिर्फ नाक और मुंह से हमारी बॉडी के अंदर में दाखिल होता है। उसको रोकने के लिए मास्क ही एक हथियार है, तो उसको रोक। दूसरी चीज हो गई मास्क। तीसरी चीज है हैंड सैनिटाइजेशन या हाथ को धोना। आप जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर से धोइए, आप सिंपल साबुन से धोते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी काम चलेगा। तो तीसरी चीज है हैंड सैनिटाइजेशन। और एक बात, अगर कर रहे हैं लोगों से मिलजुल रहे हैं ज्यादा, तो उनसे दूर रहें। कोशिश करें कि ज्यादा लोग आपके पास मिलने ना आए, लेकिन मजबूरी है और अगर आपको उसके बिना चारा नहीं है तो 1-2 गज की दूरी, जैसा कि सभी लोगों ने कहा है, उसको फॉलो करें। मास्क को पहने, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें और अपनी फैमिली टाइम का या इस गुड टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। सबसे आखिर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। घबराइए नहीं। ये इससे पहले भी बहुत बीमारियां आई और चली गईं, ये भी आएगी और चली जाएगी, सिर्फ वक्त की बात है। हमको उसपे सरकार के साथ या गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करना है, अपनों को और अपने आप को, सबको बचाना है। बहुत बढ़िया सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की, इतना सारा वक़्त आपने दिया और यकीनन हमारे जो अतराफ में जितने लोग हैं, वो आपकी मालूमात से बहुत फ़ायदा उठाएँगे, लोगों में एक मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ सर आगे आने वाले दिनों में और भी हमारे पास अगर इस तरह की एक रिक्वेस्ट आती है, तो ज़रूर हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और फिर थैंक से यू। हम आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हैं सर कि आपने हमें इतना शुक्रिया। बेशकीमती वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर।